रास्ते कहीं नहीं जाते साहब, जाना आप ही को पड़ेगा। कार वाले से बोलकर रघु वापस अपनी कार ठीक करने लगा। कार वाले का परिवार बड़ा अजीब समझा। कार वाला कहता है, अरे भाई इतना उखड़ क्यों रहे हो? रात का अंधेरा है, अनजान शहर और अनजान हाईवे है। रास्ता नहीं मालूम था तो पूछ लिया। रघु कहता है, देखिए एक काम करिए, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक होटल है, आप वहाँ चले जाइए और सुबह होते ही निकल जाइएगा। कार वाला कहता है, धन्यवाद भाई, अब चलता हूँ। अगर आप कहो तो लिफ्ट दे दूँ? रघु कहता है, नहीं, मेरी गाड़ी हमेशा ख़राब ही रहती है और मैं हमेशा इसे ठीक करता रहता हूँ। कार वाले की पत्नी कहती है, सुनिए, आप यहाँ से चलिए, मुझे ये आदमी सही नहीं लगता, पता नहीं कब से अजीब अजीब बातें कर रहा है। कार वाला अपनी गाड़ी लेकर चल देता है और रघु उन सबको जाते हुए देख हंसने लगता है। कार वाला पीछे पलटकर देखता है तो रघु अपनी गाड़ी के साथ गायब था। वो अपनी पत्नी से बताता है डरते हुए, तो वो कहती है, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, शायद उसकी गाड़ी ठीक हो गई हो तो वो चला गया हो। कार वाला चुपचाप था क्योंकि उसे विश्वास था कि जो उसने देखा वो सच है। आगे जाते हुए रास्ते पर एक हिरन बीच सड़क पर आ गया और उसने झटके से गाड़ी रोकी। तब तक गाड़ी एक पेड़ से टकरा चुकी थी। उनके बच्चों की नींद इस अचानक हुए हादसे से खुल गई और वो घबराकर कार से बाहर निकले और उनके पिता भी, लेकिन माँ नहीं निकली, वो कार के अंदर ही बैठी रही। बच्चा कहता है, पापा ये क्या हुआ? हिरन तो मर गया। कार वाला कहता है, हाँ बच्चों, जल्दी करो, कार में बैठो, हमें निकलना होगा वरना हम फंस जाएंगे। वो सब जल्दी से कार में बैठते हैं और कार स्टार्ट करने लगते हैं, पर कार चालू ही नहीं हो रही थी। वो सब परेशान हो गए और लगभग आधे घंटे तक वो अलग अलग तरह से कोशिश करता रहा, पर कार चालू नहीं हुई। अचानक उधर से रघु कार से गुजरा और उनको देखकर अपना हाथ हिलाया। कार वाला उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश किया, पर वो रुका नहीं और वो हंसता हुआ आगे निकल गया। ये देख कार वाला और उसकी पत्नी एकदम हताश होकर देखने लगे और डरने भी लगे। और डरे भी क्यों ना, आखिर वो एक घने जंगलों के बीच मौजूद एक ऐसे हाईवे पर खड़े थे जहाँ ना कोई इंसान था ना कोई वाहन, सिर्फ डरावना जंगल और उसमें से आती भयानक अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें, जिसे सुनकर बच्चे डर रहे थे और दोनों पति पत्नी भी सहमे हुए थे। ऊपर से उस रघु की अजीबोगरीब हरकतें उनको डराने के लिए काफ़ी थी। बच्चे कहते हैं, पापा हमें बहुत डर लग रहा है, यहाँ से जल्दी चलिए। तो कार वाला कहता है, हाँ बेटा, कार में कुछ दिक्कत आ गई है, तुम लोग बैठो, मैं मैकेनिक को देखने जाता हूँ। सुनो, तुम बच्चों का ध्यान रखना और चाहे जो हो जाए कार से मत उतरना। अपनी पत्नी से वो कहता है। वो आगे सड़क पर बढ़ता है और सड़क एकदम सुनसान, सिर्फ लाइटों की रोशनी और अजीब आवाज़ें वो पढ़ते हुए डर भी रहा था। तभी अचानक सामने उसे एक साया नज़र आता है। उसे देखकर वो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है और पूछता है, अरे सुनो, क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? वो अजीब साया पूरे सफ़ेद कपड़े पहने, मुंह पर ओढ़नी की तरह सर पर साड़ी लिए हुए वो एक महिला लग रही थी। वो कार वाला फिर उससे पूछा, अरे तुम बताते क्यों नहीं? अगर नहीं है तो भी बता दो। तो वो साया कहता है, बाबू, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुम मेरे घर चलो, मैं आज रात तुम्हें वहाँ रहने दे सकती हूँ। तो कार वाला कहता है, अरे नहीं, मुझे जल्दी है, कहकर जल्दी से भागने लगता है और वो साया सर से हवा से पल्लू हट जाता है। तो आश्चर्य से उसके शरीर पर सर ही नहीं था और वो साया गायब हो गया। कार वाला पलट कर देखता है तो वो साया गायब रहता है। वो सोचने लगता है कि ये उसके साथ क्या घटना घट रही है। उधर कार में उसके परिवार के साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। बच्चे कहते हैं, मम्मी, वो सड़क पर कौन औरत चल रही है? तो मम्मी कहती है, कौन बेटा? मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो बच्चे कहते हैं, हाँ मम्मी, वो देखो,
सच में वो जा रही है वहाँ पर? तो मम्मी कहती है, अरे हाँ, वहाँ एक औरत तो है, रुको, उससे मैं पूछती हूँ। वो कार से उतरकर उसे आवाज़ लगाती है और रोकते हुए कहती है, अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? उधर घना जंगल है, उधर मत जाओ। वो औरत उसकी आवाज़ को अनसुना करके आगे बढ़ने लगती है। कार वाली औरत सड़क पार करके उस बेहद काली रात को, उस घने काले जंगलों, उस औरत को रोकने जाने लगती है। तो कार वाली कहती है, अरे तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? मैं कब से कह रही हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ, पर तुम रुकती ही नहीं। कहते हुए वो तकरीबन 50-60 मीटर आगे जंगल में बढ़ चुकी थी। तभी अचानक वो वहाँ देखती है कि वो साया गायब हो चुका था। वो इधर उधर घबरा कर देखने लगती है और सोचने लगती है कि वो आखिर कहाँ चली गई। तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो धीरे धीरे डरते हुए पीछे देखती है और वो चीज़ गायब हो जाती है और आगे से उसके झटके से कुछ गुजरता है। वो तुरंत आगे घूमती है तो कुछ नहीं था। तभी सियार के रोने की आवाज़ आती है तो वो बिल्कुल डर के कांप रही होती है और उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है कि वो तो इस वक्त अकेले होंगे। वो जल्दी जल्दी भागकर कार के पास पहुंचती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसके दोनों बच्चे गायब हो चुके हैं और वो तुरंत चिल्ला चिल्ला कर उनको आवाज़ देने लगती है और रोने लगती है। उस सुनसान हाईवे और घने जंगलों में उसकी आवाज़ पूरी तरह से गूंज रही थी। चट्टानों से लेकर सोए पशु पक्षियों तक उसकी चीख सुनकर जाग गए। वो महिला कार के पीछे वाले जंगल में चिल्लाते हुए जाती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो कुछ ही दूरी पर वो साया फिर नज़र आता है और बच्चों की मम्मी उसे फिर आवाज़ देती है, पर उस औरत का साया बिना कुछ सुने और बोले आगे बढ़ता ही जा रहा था और बच्चों की मम्मी उसके पीछे जाने लगी। तभी किसी और से उसके बच्चे की आवाज़ आई, मम्मी। उनकी माँ घबराकर चिल्लाई, बेटा, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो महिला उस साए को छोड़ अपने बच्चों के रोने की दिशा में भागने लगी और कुछ दूर जाने पर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका एक बेटा वहाँ मरा पड़ा था, जिसका सीना चीरकर दिल निकालकर किसी आधा खाकर वहीं लाश फेंक कर चला गया। वो दृश्य देखकर तो वो जैसे पागल सी हो गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। वो दृश्य देखकर कोई भी हताश हो सकता था। पीछे से उस महिला के कंधे पर कोई हाथ रखता है और वो तुरंत पलटकर देखती है तो वो उसका पति रहता है। तभी वो पति कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें तो कार में होना चाहिए। पत्नी कहती है, देखिए ना, ये क्या हो गया? किसी ने हमारे बेटे को इतनी बेरहमी से मार डाला। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो कार वाला अपनी नज़र उस ओर घुमाता है और वो दृश्य देखकर डर जाता है और सर पकड़कर रोने लगता है। कहीं दूर फिर उसके दूसरे बेटे की चीख सुनाई देती है और वह सुनकर कार वाला कहता है कि जल्दी चलो, वरना हम दूसरे बेटे से भी हाथ धो देंगे। जल्दी जल्दी वो दोनों आवाज़ की दिशा में बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उसके कपड़े नज़र आते हैं। वो उसे देखकर घबरा जाते हैं और वहीं बैठकर रोने लगते हैं। तभी ऊपर पेड़ से एक लाश पेड़ की लताओं में लपेटे हुए नीचे आ गिरती है और वो उसे देखकर चिल्ला उठते हैं और जल्दी से लताओं को खोलकर वो देखते हैं कि वो उनका दूसरा बेटा था और उसकी हालत भी बिल्कुल पहले जैसे बच्चे जैसी हो गई थी। दोनों पति पत्नी एकदम डरकर और घबराकर बेतहाशा भागने लगते हैं। तभी पत्नी का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर पड़ती है। तभी उसके गले में एक फंदा आकर फंसता है और वह ऊपर हवा में उठने लगती है और पति चिल्लाता है, नहीं, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। तब तक उसकी पत्नी मर चुकी थी और फंदा ढीला होकर नीचे गिर गया। उसका पति उसका नब्ज़ देखता है तो वह मर चुकी थी। तभी उसके पीछे किसी के होने की आहट होती है और वो घबरा गया और डरा हुआ पागलों की तरह भागने लगता है। वो भागते हुए अपने कार के पास पहुंचता है तो वो साया उसके पीछे कार तक आ जाता है।
उसे देखकर वो फिर सड़क की ओर भागता है और जैसे ही सड़क के बीच में पहुंचता है उसे एक बड़ी गाड़ी उड़ाते हुए चली जाती है। इस तरह से सारा परिवार एक ही रात में उस हाईवे पर घने जंगलों में मारा जाता है। न जाने क्यों लोग यहाँ मारे जाते हैं कहकर रघु हंसने लगता था और वो साया दूर से ही रघु को लाश उठाते हुए देखकर वापस जाने लगती है। कहीं दूर एक सोसाइटी में चार दोस्त साथ बैठे थे। तभी उनमें से एक दोस्त कमल कहता है, यार बहुत दिन हो गए, अभी पार्टी नहीं हुई। मनु कहता है, झूठ क्यों बोलता है, अभी 1 महीने पहले ही ज़बरदस्त पार्टी हुई थी। कमल कहता है, 1 महीने पहले की पार्टी को पार्टी कहते हैं क्या? पार्टी तो रोज़ होनी चाहिए। तभी सुधा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ सब तेरे जितने अमीर जो हैं। मिनी कहती है, सही कहा दीदी, हमें तो रोज़ नौकरी करनी पड़ती है और उसके पास तो बिजनेस के पैसे हैं। कमल कहता है, ओए चुप करो तुम लोग, एक बात क्या कह दी, तुम लोग तो सर पर ही चढ़ गए। तभी मिनी कहती है, हाँ हाँ हम तुम्हारे दुश्मन हैं ना। कमल कहता है, अच्छा देखो ये सब बातें छोड़ो, मैं 3 दिन बाद का प्लान रखता हूँ, तब तक तुम लोग अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो और मैं पूरे पार्टी का प्लान तैयार करता हूँ। मनु कहता है, ठीक है हम तैयारी करते हैं। सभी हामी भरते हैं और तैयारी में जुट जाते हैं। वो सब अपने ऑफिस में छुट्टियों की अर्जियाँ देते हैं और अगले दिन उन्हें छुट्टी की मंजूरी मिल जाती है। तभी कमल कहता है, कहो दोस्तों कल के लिए तैयार हो या नहीं? मनु कहता है, यार तू पूछ मत, हम बहुत एक्साइटेड हैं भाई, हमारी वाली ब्रांड तो लाया है ना। कमल कहता है, अरे तू घबरा मत, मैं ढेर सारी लाया हूँ, अपन सब मिलके एंजॉय करेंगे। मिनी कहती है, ठीक है तुम सब जाओ आराम करो, कल सुबह जल्दी निकलना है। सभी अपने अपने घर को निकल जाते हैं और सुबह सब मिलते हैं और तैयार होकर निकल जाते हैं। पहले वे एक होटल में जाकर फ्रेश होते हैं और खाते पीते हैं और रूम में बैठकर शराब का दौर शुरू हो जाता है। चारों को खूब नशा हो जाता है और वो सभी उसी हॉल में सो जाते हैं। फिर शाम को मिनी की आंखें खुलती है तो वो जल्दी जल्दी उन सबको उठाने लगती है। मिनी कहती है, अरे उठो जल्दी उठो भाई, दीदी उठो जल्दी करो। कैसे भी करके सुधा उठती है और कहती है, इतनी सुबह क्यों जगा दिया, अभी सोने दे मुझे। तभी मिनी कहती है, दीदी आप पागल हो गई हो क्या, शाम के 7 बज रहे हैं और तुम्हें सुबह लग रही है। सुधा कहती है, क्या 7 बज गए, ओ माय गॉड। सुधा जल्दी से दोनों लड़कों को उठाने लगती है तो वो सब धीरे धीरे उठते हैं। वे सभी दोस्त जल्दी से उठे और होटल से चेकआउट कर निकल पड़े। रास्ते पर जाते वक्त कमल ने कहा, यार यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मेरा फार्म हाउस है, सोचता हूँ आज रात वहीं प्लानिंग करते हैं, फिर सुबह कहीं निकल पड़ेंगे। सभी ने हामी भरी और निकल पड़े फार्म हाउस की ओर। वे सब कार में गाते हुए पीते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर वो एक जगह पहुंच गए, वहाँ बोर्ड लगा था, आम रास्ता कच्चा रास्ता। कमल कहता है, यार किधर को घूमा जाए। मनु कहती है, यार कहीं मत घूम, यहीं रुक और यहीं सोते हैं। कहकर नशे में चूर मनु होश खोकर सो जाता है। कमल परेशान होकर कच्चा रास्ता की ओर बढ़ जाता है। फिर वो उस रास्ते पर बढ़ते हुए कहाँ जा रहा था समझ नहीं आ रहा था और चारों ओर घने जंगल, काली सड़कें और काली झाड़ियाँ और अंधेरे रास्ते बहुत ही डरावना दृश्य बना रहे थे। काफ़ी दूर जाने पर एक गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी दिखाई देती है और उसका बोनट खुला हुआ और हेडलाइट जली हुई उसको ठीक कर रहा था। कमल कार रोकता है और तेज़ आवाज़ में उससे पूछता है, अरे भाई ज़रा बताओगे ये रास्ता कहाँ जाता है?
वो शख्स धीरे से उस बोनट के आड़ से निकलता है। और ये क्या? ये तो वही शख्स था जिसका नाम रघु था। वो धीरे से कार के पास आता है और अंदर झांकता है और कहता है, रास्ते कहीं नहीं जाते साहब, जाना आप ही को पड़ेगा। कमल कहता है, क्या यार क्या, मजाक कर रहा है? जल्दी बताना हम कहाँ हैं और आगे कौन सा रास्ता है। रघु कहता है, साहब आगे का रास्ता बहुत ही खुशनुमा है और एक होटल भी है। आज रात वहाँ ठहर कर कल सुबह निकल जाना। कमल थैंक यू बोलकर निकल जाता है और तेज़ी से आगे बढ़ता है। और रघु उसे जाते हुए देख मुस्कुरा रहा था। कुछ दूर जाने पर आगे रास्ते पर बीच सड़क पर पेड़ गिरा हुआ था। कमल कहता है, ये क्या? बीच रास्ते में ये पेड़ कहाँ से आ गया? अरे सुन रहे हो, तुम लोग उठो। सभी उठते हैं और बोलते हैं, क्यों परेशान कर रहा है यार? कमल कहता है, मैं नहीं, वो देखो, बीच रास्ते में किसी ने पेड़ काट कर रख दिया है। अब हम आगे नहीं जा पाएंगे। फिर सब कार से उतरने लगे और परेशानी में इधर उधर देखने लगे। फिर सुधा जंगलों की ओर देखती है तो उसे झाड़ियों के पीछे कुछ नज़र आता है। सुधा कहती है, फ्रेंड्स उधर देखो, उस झाड़ी के पीछे लगता है कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ा है। मोनू कहता है, क्या कह रही हो यार? मुझे तो सिर्फ दारू की बोतलें और नज़र आ रही हैं। वहीं खड़े सभी लोग हंसने लगे। फिर मिनी थोड़ा आगे बढ़कर देखने गई तो वो चीज़ जंगलों में आगे बढ़ने लगी। तो मिनी चिल्लाकर बोली, फ्रेंड्स जल्दी देखो, वो एक लेडी है और वो जा रही है। सभी दौड़कर पास आते हैं तो वो साया गायब हो चुका था। मनु कहता है, यार कौन है वहाँ? कोई तो नहीं दिख रहा। तभी अचानक से उनकी कार के पास से जो बीच सड़क पर खड़ी थी वो साया गुजरने लगा। वो सब देखकर अचानक से सभी डर गए। मनु कहता है, यार तू सही कह रही थी, ये कौन है? कोई चुड़ैल उड़ैल तो नहीं? कमल कहता है, अबे चुप, भूत भूत कुछ नहीं होता। मनु कहता है, अबे मेरी मम्मी ने बताया था कि इस तरह सुनसान सड़कों पर रात के समय चुड़ैलें घूमती हैं। ऊपर से ये हाईवे है या जंगल, इतना भयानक जंगल होता है। वो देखो, पेड़ों के ढांचे तो ऐसे बने हैं जैसे सच के भूत हों। हे भगवान, मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा। वो सब सड़क से दूर जंगल के रास्ते पर खड़े थे। तभी रघु वहाँ अपनी कार से आता है और उनको देखकर गाड़ी रोकता है। कमल कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो? आगे रास्ते पर पेड़ लगा है, हम नहीं जा पाएंगे। रघु कहता है, बेटा पेड़ तो वो तुम्हारे लिए है, मेरा तो वो दोस्त है। कहकर वो कार में बैठता है और कमल चिल्लाता है, अबे रुक जा, कहाँ जा रहा है पेड़ के ऊपर? फिर रघु अपनी कार से उस पेड़ को आर पार करता हुआ निकल गया और वो सब मुंह खोल कर देखते ही रह गए और रघु उनको हाथ हिलाता हुआ चला गया। उन सबका दिल धक धक करने लगा और सांसें तेज़ी से चलने लगी, बदन से थर थर काँपने लगे। वो चारों आपस में एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रघु की हरकत देख चारों दोस्त एकदम डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। फिर उनमें से कमल ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वो सड़क की ओर बढ़ा और वहाँ पहुंचकर पहले पेड़ को धीरे से पैरों से छूकर देखा तो वह पूरा ठोस पड़ा था, जिसको हटाना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। दूर खड़े दोस्त उसे मानो ऐसे देख रहे हों जैसे क्या हुआ, क्या वो लकड़ी सच की है या नकली। फिर तभी वहाँ एक चीख गूंजी और सभी पीछे मुड़कर देखे तो मनु को कोई घिसटाता हुआ जंगलों में खींचता हुआ ले जा रहा था और वो चीख रहा था, बचाओ। वो सब तेज़ी से उसको बचाने के लिए उसके पीछे दौड़े। दौड़ते वक्त मिनी वहीं रास्ते में गिर गई और उसको बिना ध्यान दिए वो सब जंगलों में अंदर की ओर दौड़ पड़े थे और कुछ दूर जाने पर मनु गायब था। अब वहाँ पर केवल कमल और सुधा बचे थे। कमल हाँफते हुए कहता है, सुधा, मिनी कहाँ है? वो तो हमारे साथ ही थी ना। सुधा कहती है, क्या? मिनी कहाँ है? प्लीज़ कमल, उसे ढूंढो प्लीज़। कमल कहता है, अरे यार पागल हो गई हो, मैं किसे किसे ढूंढूं? एक तरफ मेरा दोस्त मनु पता नहीं कहाँ गायब हो गया,
दूसरी ओर मिनी भी पता नहीं कहाँ चली गई। सुधा कहती है, जुबान संभाल कर बात करो। कमल, वो मेरी बहन है और तुम मेरी बहन के बारे में ऐसे ख्याल रखते हो। तुम पर जो तुमको अपना दोस्त माना, तुम्हारे साथ यहाँ आने का फैसला ही गलत था। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कमल कहता है, हाँ जा यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। न जाने कौन सी घड़ी और कौन सा साया मंडराया कि चारों दोस्त तिनके के समान बिखर गए। एक और जंगलों में सुधा मिनी का नाम लेकर चिल्लाती हुई फिर रही थी, वहीं दूसरी ओर कमल मनु को ढूंढता हुआ फिर रहा था। कुछ दूर जाने पर सुधा को एक आवाज़ सुनाई दी, दीदी। सुधा दौड़कर उसके पास पहुंची और बोली, कहाँ रह गई थी तू, बता। मिनी कहती है, क्या बताऊं दीदी, मैं दौड़ते वक्त गिर गई थी और आप लोगों ने बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गए। अरे मनु भैया मिले, और ये कमल भैया कहाँ हैं? सुधा कहती है, नाम मत लो उसका, वो तुझे जानबूझकर यहाँ छोड़कर चला गया और कहता है मुझे कोई नहीं चाहिए, इसलिए मैं अकेले उसे छोड़कर तुझे ढूंढने चली आई। वो दोनों उठते हैं और जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। उधर कमल जंगल में मनु की खोज में घूम रहा था और तभी मनु उसे एक पेड़ के पास हवा में पालती मारकर बैठा हुआ मिला। उसकी आंखें एकदम काली और बंद थी, कपड़े फटे और लगातार मंत्र पढ़ता हुआ बहुत भयानक लग रहा था। कमल कहता है, मनु तू यहाँ क्या कर रहा है और तू हवा में कैसे बैठा है? चल जल्दी नीचे आ और मुझे डरा मत, समझा? मनु बिना उसकी ओर देखे ही हवा में पलटी खाने लगा और कमल डरने लगा। उधर सुधा कुछ दूर जाने पर एक झोपड़ी देखती है, उसमें वो दोनों जाने की कोशिश करती हैं तो अचानक एक बूढ़ा उनके सामने आ जाता है और पूछता है, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? मिनी कहती है, बाबा इस जंगल में भटक गए हैं और हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, प्लीज़ हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताइए। बाबा कहता है, अरे बेटी, यहाँ एक बार जो आ जाता है वो कभी नहीं जा पाता। बेहतर है कि आज रात तुम लोग यहीं रुक जाओ, सुबह जाने की ही कोशिश करना। सुधा कहती है, पर बाबा हम यहाँ से जा क्यों नहीं सकते? ऐसा क्या है इस जगह? बाबा कहता है, ये जगह शापित है बेटी, यहाँ कोई नहीं आता। इस हाईवे को बनाने वाले 70 मजदूरों की लाश इसी जंगल में मिली थी। वो कैसे मरे ये कोई नहीं जानता, पर सब लोगों ने इस खबर को दबा दिया। ये सुनकर उन दोनों लड़कियों के रोंगटे खड़े हो गए और वो डर से थर थर काँपने लगे। मिनी कहती है, पर बाबा आप कैसे जिंदा है यहाँ? तो वो बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बिना कुछ बोले बाहर की ओर जाने लगा। सुधा उसे आवाज़ लगाती है, बाबा रुकिए। आपने जवाब नहीं दिया। तभी बाबा कहते हैं, तुम लोग बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। वो दोनों अंदर जाते हैं और अंदर लालटेन जल रहा था और तभी मिनी की नज़र दीवार पर टंगी फोटो पर गई और उसे देखकर मिनी हड़बड़ाहट में पीछे की ओर गिर गई। सुधा तेजी से पलटती है और उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। उधर कमल मनु की हरकत देख पूरी तरह से भयभीत हो चुका था और वहाँ से भागने की जैसे ही कोशिश की, मनु वैसे ही हवा से ज़मीन पर धड़ाम से आ गिरा और कमल वहीं के वहीं रुक गया और उसे देखने लगा। तभी एक झटके से मनु उठ खड़ा होता है और कमल का गला अपने पंजों से जकड़ लेता है। उस वक्त उसकी आंखें बहुत ही भयानक और हरे रंग की हो जाती है। कमल कहता है, छोड़ दे मुझे, क्यों मारना चाहता है मुझे? कमल दर्द में चिल्ला रहा था। मनु कमल को हवा में उठाता है और बुरी तरह से ज़मीन पर पटक देता है। इस हरकत से कमल का सर एक पत्थर से टकराकर फट जाता है और मौके पर ही वो मर जाता है। उसके मरने के बाद एक हाथ मनु का सीना चीर कर बाहर निकलती है और फिर सर, फिर पैर, उसके बाद धीरे धीरे पूरा शरीर बाहर निकलता है मनु के बदन को फाड़कर। वो आकृति पूरी तरह से मनु के रक्त से नहाई हुई और हाथों में उसका दिल लिए उसे अपने जीभ से चाटती हुई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर वो आकृति अचानक से जादू द्वारा पूरी तरह से साफ होकर उस औरत के साये में तब्दील हो जाती है और वापस जंगल की ओर चल देती है। उधर जब सुधा दीवार पर देखती है तो वहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम लगा था, जिस फ्रेम में
इन चारों दोस्तों का फ़ोटो बना था और उस पर माला चढ़ा हुआ था। ये दृश्य देख दोनों का गला रूंधने लगा और दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वहाँ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे को तोड़ा उस बूढ़े की आवाज़ ने, बेटी ये लो पानी। खाना तो है नहीं क्योंकि मैं ठहरा बूढ़ा, मुझसे अब नहीं हो पाएगा। मिनी उसकी आवाज़ सुनते ही चिल्ला पड़ी थी। सुधा ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा और बूढ़े का शुक्रिया अदा कर वो दोनों आराम करने चले गए। मिनी कहती है, दीदी अब क्या होगा? हम तो अभी ज़िंदा हैं लेकिन यहाँ हमारे फ़ोटोज़ पर हार चढ़ा हुआ है। प्लीज़ दीदी मुझे बचा लो। सुधा कहती है, देखो तुम शांति से काम लो, ज़्यादा हल्ला ना मचाओ और हम यहाँ से मौका पाते ही भाग जाएंगे। बस इस बूढ़े बाबा को सो जाने दो। आओ तब तक इस घर में ढूंढें कि और क्या क्या है यहाँ। वो दोनों पूरे घर को छान मारते हैं पर कुछ नहीं मिलता। फिर एक बक्से को खोलते हैं तो उसमें से एक तस्वीर निकलती है। मिनी कहती है, दीदी ये तो वही कार वाला है ना जो पेड़ को आर पार कर भागा था, पर ये इसके साथ में कौन है? सुधा कहती है, ये ज़रूर इसकी पत्नी होगी। आओ हम बूढ़े बाबा से पूछते हैं। वो दोनों बूढ़े को उठाकर उसे तस्वीर दिखाकर पूछते हैं तो बाबा कहते हैं, बेटी ये मेरे बेटे और बहू हैं जो कि आज से 5 साल पहले ही मर चुके हैं। सुधा कहती है, पर बाबा इन्हें तो हमने अभी कुछ घंटों पहले ही देखा था। बाबा हंसते हुए कहते हैं, अरे बेटी वो सचमुच के नहीं हैं, वो तो उनकी आत्माएं हैं जो लोगों से बदला लेती हैं। मिनी कहती है, मतलब बाबा? तो बाबा मिनी का जवाब देते हुए कहते हैं, मतलब यह है बेटी कि आज से 5 साल पहले मैं, मेरा बेटा और बहू यहीं रहते थे। मेरा बेटा ड्राइवर था। एक बार इसी हाईवे से गुजरते हुए उसके मालिक और उसके दोस्त शराब पीने यहाँ चले आए और उनकी नीयत नशे में होने के कारण मेरी बहू पर खराब हो गई और वो रघु को कार साफ करने के बहाने भेजकर मेरी बहू के साथ दुष्कर्म कर दिए। जब रघु लौटा तो वो देखकर उनको मारने लगा। उनमें से एक ने बंदूक निकालकर उसे मार दिया और उनकी लाश इसी जंगल में फेंक दी। उसी समय से वो दोनों यहाँ आने वाले हर शख्स को अपना कातिल समझकर जान से मार देते हैं। मिनी ने इतना सुना ही था कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दीदी प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मैं मरना नहीं चाहती। सुधा उसे चुप कराते हुए कहती है, बाबा तो क्या हम भी? बीच में बात अधूरी छोड़ देती है। बाबा हंसते हुए कहते हैं, हाँ तुम भी, तुम लोग भी नहीं बचोगे, सब मारे जाएंगे। उसकी डरावनी हंसी सुनकर मिनी और ज़ोर से रोने लगती है और उसे चुप कराने के लिए सुधा मिनी की ओर मुंह करती है तो मिनी के पीछे वही साया खड़ा रहता है। सुधा डर जाती है और वो कहती है, बाबा देखो। जब बूढ़े की ओर अपना सर घुमाती है तो वो आश्चर्य से डूब जाती है क्योंकि वहाँ बूढ़ा था ही नहीं। सुधा वहाँ से तुरंत उठकर मिनी को लेकर तुरंत भागने लगती है और रास्ते में भागते वक्त उन दोनों का पैर किसी चीज़ से टकरा कर गिर जाता है। जब दोनों उठने की कोशिश करते हैं तो मिनी की नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जिससे वो टकराती है। सुधा तुरंत नज़र घुमाती है तो वो कमल की लाश रहती है। वो दोनों फिर से उठकर भागती है तो फिर किसी चीज़ से लड़कर गिर जाती है और इस बार चीखने की बारी सुधा की थी क्योंकि वो लाश मनु की थी जो कि पूरी तरह से चिथड़े चिथड़े हो चुकी थी और सुधा पूरे उसके खून में नहाई हुई थी। तभी उस औरत का साया उन दोनों लड़कियों के बीच में आ जाता है। तभी मिनी गुस्से में चिल्लाती हुई उठती है और उस साए के सर से साड़ी का पल्लू हटा देती है और वो डर से और दोहरी हो जाती है। उस साए के सर पर कंकाल खोपड़ी था। सुधा भी ये देखकर डर जाती है। तभी वो साया मिनी को गले से पकड़कर हवा में उठा देता है और वो छटपटाने लगती है और सुधा उसे पकड़कर जोर से खींचने की कोशिश करती है तो उसकी गर्दन उखड़कर साए के हाथ में आ जाती है और उसका धड़ सुधा के हाथ में आ जाता है। वो चिल्लाती है, ये क्या हो गया? उसका ये हाल देखकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोने लगती है और उधर वो साया मिनी की खोपड़ी लेकर उसका खून किसी नारियल पानी की तरह पीने लगी और सुधा ये देखकर जैसे पागल सी हो गई।
वो उस साय को ज़ोर ज़ोर से मारने लगी, मगर सारा वार खाली जा रहा था, क्योंकि वो साया धुएं के समान था और सारा वार आर पार हो रहा था। फिर वो साया सुधा का गिरेबान पकड़कर उठाकर फेंक देती है और वो एक पेड़ से जा टकराती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो साया उसके पास जाता है और उसके होठों से बहते हुए खून को अपने ज़बान से चाटने लगती है, जोर जोर से हंसती है। सुधा कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। वो साया अपने सहित सुधा को हवा में लेके जाती है और एक पेड़ पर लटकती हुई एक रस्सी को उसके गले में बांधकर उसे फांसी पर लटका देती है और फिर उसकी लाश को जोर से खींचकर दो टुकड़ों में बांट देती है और उसके शरीर से बहते रक्त को पीने लगती है। फिर उधर जंगल में से कहीं से रघु आता है और वो साया और रघु एक दूसरे को देखकर शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। इसी प्रकार कुछ देर हंसने के बाद रघु सारी लाशों को इकट्ठा कर हाईवे पर खड़ी अपनी कार में ले जाता है और रखने लगता है, और हमेशा की तरह वो साया दूर खड़े होकर उसे देखते हुए जंगल की ओर जाने लगता है। ना जाने क्यों यहाँ लोग मारे जाते हैं, कहकर रघु जोर जोर से हंसने लगता है और सारी लाशों को उठाकर गाड़ी में भरने लगता है। फिर यह सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।